इस समय मिडिल ईस्ट की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पुराने गठबंधन बदल रहे हैं और नए रिश्ते तेजी से बन रहे हैं। इसी बीच यूएई और भारत की नजदीकियां चर्चा में हैं। खबर है कि यूएई भारत के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने जा रहा है। तो आखिर क्यों बदले जा रहे हैं पूरे सुरक्षा समीकरण और नए गठजोड़ के वैश्विक मायने क्या हैं? इन सभी सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे आज। और आने वाले चुनाव से पहले देश भर में वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का तीसरा चरण लागू कर दिया है। अब सवाल यह है कि कितनी बदलेगी वोटर लिस्ट, क्या होगा इसका असर, कितने कटेंगे नाम, पूरा ब्यौरा आज आपको देंगे। और केरलम में सत्ता बदली और आज नया मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाई। आखिर क्यों बने सतीशन पहली पसंद? कौन है सतीशन जिन्होंने दिग्गजों को पीछे छोड़ा और कांग्रेस का इसमें क्या हित छिपा है? जानेंगे पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मध्य पूर्व की सियासत में एक नया गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है, जहां पुराने गठबंधन सिमट रहे हैं और नए रिश्ते जन्म ले रहे हैं। अब इस बदलते समीकरण में भारत का नाम सबसे आगे दिख रहा है। आखिर क्या यूएई भारत के साथ बड़ा समझौता करने जा रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच चले करीब 40 दिनों के युद्ध के बाद खाड़ी क्षेत्र में काफी कुछ बदल गया है। संयुक्त अरब अमीरात अब भारत के साथ बड़े रक्षा और सुरक्षा समझौते की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट जो बता रही है उसके मुताबिक अबू धाबी भारत के साथ एक द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर काम कर रहा है। ये कदम काफी अहम है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते जैसा मॉडल यूएई भी अपनाने पर विचार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की एक बड़ी वजह हालिया जारी संघर्ष भी है। यूएई के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी देशों को गंभीर सुरक्षा दबाव का सामना करना पड़ा, काफी नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस दौरान ईरान ने यूएई पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और लगभग 2800 ड्रोन दागे थे। इस हमले के बाद यूएई की सुरक्षा रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया और ये एक गंभीर प्रश्न बन गया। इसी वजह से अबू धाबी अपने पुराने साझेदारों पर एक बार फिर भरोसा कर रहा है और नए विकल्प भी तलाश रहा है। कहावत है, समय रहते जो संभल जाए वो आगे टिकता है, और यूएई की यही रणनीति अब साफ नजर आ रही है। हालिया क्षेत्रीय बैठकों में तनाव बढ़ाया गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के बीच हुई एक बैठक में ईरान संघर्ष पर चर्चा हुई, लेकिन यूएई को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें खाड़ी देशों के बीच मतभेद और भी ज्यादा गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट जो बता रही है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच भी पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर असहमति बनती जा रही है, चाहे यमन संकट रहा हो या आर्थिक फैसले रहे हों। इतना ही नहीं, कुछ फैसलों ने खाड़ी सहयोग परिषद में भी दरार के संकेत दिए हैं। इस बीच भारत और यूएई के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने हाल ही में अबू धाबी का दौरा किया था, जहां सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्र जो बताते हैं उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच नए सुरक्षा ढांचे और डिफेंस मैकेनिज्म पर बातचीत भी आगे बढ़ी है, जिसका मकसद है रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करना। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूएई भारत के साथ मिलकर खाड़ी की सुरक्षा में नया गेम चेंजर बनने वाला है, और ये कदम क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है? ये देखने वाली बात होगी। और देश में चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा चरण लागू करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये एसआईआर क्या है, क्यों करोड़ों वोटरों के घर तक पहुंचेंगे बीएलओ अधिकारी, और किन राज्यों में कब शुरू होगी ये प्रक्रिया? देश में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण को लागू करने का निर्देश दिया। दरअसल एसआईआर का मतलब होता है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करना, गलत नाम हटाना, नए मतदाताओं को जोड़ना। अब कहावत है कि लोहे को जितना तपाओ उतना ही मजबूत होता है। ठीक वैसे ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक और ज्यादा पारदर्शी बनाने की तैयारी करती है।
चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम जनगणना की चल रही हाउस लिस्टिंग को ध्यान में रखकर तय किया गया है, ताकि दोनों कामों में तालमेल बना रहे। हालांकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल एसआईआर नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए साफ किया है कि इन इलाकों में मौसम और जनगणना के दूसरे चरण को देखते हुए बाद में कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अब बात इस बड़े अभियान की। एसआईआर के तीसरे चरण के दौरान बीएलओ घर घर जाकर लगभग 36 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इनकी मदद के लिए 4 लाख बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए भी तैनात किए जाएंगे। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो अपने हर बूथ पर अपने बीएलए नियुक्त करें, ताकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके और आगे किसी को सवाल न करना पड़े। अब जानिए कहां और कब शुरू होने वाली है एसआईआर प्रक्रिया। तो ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, यहाँ 1 जुलाई से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और दादर नागर हवेली की बात करें, दमन दीव की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर भी यही प्रक्रिया चलेगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फाइनल वोटर लिस्ट 6 सितंबर को जारी की जाएगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से एसआईआर शुरू होगा और अंतिम वोटर लिस्ट 15 सितंबर को आएगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ 22 सितंबर को अंतिम वोटर सूची जारी की जाएगी। तेलंगाना और पंजाब में 1 अक्टूबर से वोटर लिस्ट की समीक्षा शुरू होगी। कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में 1 अक्टूबर से मतदाता सूची का अभियान शुरू किया जाएगा। नागालैंड की बात करें तो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर 2026 तक पूरी होने की संभावना है, जबकि त्रिपुरा में 1 अक्टूबर से एसआईआर शुरू होगा और 23 दिसंबर तक ये पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले एसआईआर के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम पूरा किया जा चुका है। इन राज्यों में करीब 59 करोड़ मतदाता शामिल हैं। उस दौरान 6.3 लाख ज्यादा बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए इस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है उनमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। इनमें से कई जगह चुनाव हो चुके हैं। असम में विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। अब माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये कदम आने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची को और भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने के लिए इस दिशा में ही प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सही मतदाता सूची भी होती है। और इधर केरल की राजनीति में आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया। लंबे मंथन के बाद, अंदरूनी चर्चाओं के बाद इस पर विराम लग गया। कांग्रेस ने उस चेहरे पर दांव लगाया जिसने जमीनी राजनीति से लेकर विधानसभा तक अपनी अलग पहचान बनाई, वीडी सतीशन, जिन्होंने मुख्यमंत्री की रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद गुरुवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की जीत के बाद वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। इनके नाम का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री पद की रेस में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, लेकिन आखिरकार पार्टी ने सतीशन के नाम पर भरोसा जताया। कांग्रेस नेताओं में दीपा दास मुंशी, मुकुल वासनिक और अजय माकन ने सतीशन को विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। चुनाव नतीजों के बाद से ही सहयोगी दल खुलकर सतीशन के समर्थन में थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस जैसे सहयोगी दलों ने भी उनके नाम पर समर्थन जताया। अब बात करते हैं सतीशन के राजनीतिक सफर की। तो सतीशन पेशे से एक वकील हैं, लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। एर्नाकुलम जिले के परावूर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। साल 2001 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उसके बाद से लगातार जीत दर्ज करते गए। 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 और अब 2026, यानी उन्होंने लगातार 6 बार जीत हासिल की है। सतीशन छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। एमजी यूनिवर्सिटी यूनियन के चेयरमैन रहे हैं। बाद में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से भी जुड़े रहे। उन्होंने मजदूर राजनीति में काफ़ी काम किया और कोचीन के औद्योगिक क्षेत्रों में कई श्रमिक संघर्षों का नेतृत्व भी किया। तो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये कार्यकारी सदस्य बनाए गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक दल के व्हिप भी बन चुके हैं।
2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक सतीशन करोड़पति नेता हैं। सतीशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया की कुल अचल संपत्ति 6 करोड़ रुपए बताई गई है। सतीशन के पास 53.82 लाख रुपए और उनकी पत्नी के पास 68.45 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें नकदी है, बैंक जमा है और शेयर शामिल है। सतीशन के पास 35 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 किलो 128 ग्राम सोना बताया गया है। उनकी अचल संपत्ति की कीमत करीबन 2.42 करोड़ बताई गई है, जिसमें परावूर और नेटूर की जमीनें भी शामिल हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास करीबन 1.85 करोड़ की विरासत में मिली जमीन भी है। परिवार के पास बेटी के नाम पर 9.61 लाख रुपए की कार भी है। सतीशन पर लगभग 24 लाख रुपए और उनकी पत्नी पर 17 लाख से ज्यादा का कर्ज भी बताया गया है। राजनीतिक रणनीति की बात करें तो सतीशन ने कई बार कांग्रेस को असली वामपंथी बताने की कोशिश की। उनका मानना रहा कि केरल की राजनीति में आज भी नेहरूवादी समाजवाद की मजबूत पकड़ मौजूद है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर LLB और LLM की भी डिग्री हासिल की। एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या VD सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस केरल में नया राजनीतिक अध्याय लिख पाएगी या नहीं। सब पर इसकी की नज़र रहेगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।